नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे हिंदी साहित्य के गोरगी कहलाने वाले अमरकांत जी की एक प्रसिद्ध कहानी जिंदगी और जोक। तो कहानी पर पहुंचने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे अमरकांत जी का। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद्र के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे अमरकांत जी। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था तथा निधन हुआ था 17 फरवरी 2014 में। इनको श्री रामलाल तथा अमरनाथ आदि नामों से भी जाना जाता था। आप प्रमुख रूप से कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। आपको 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी आप सम्मानित किए गए थे। आपकी प्रमुख कहानियों में हैं दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक तथा अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ। तो ऐसी महान प्रतिभा के धनी साहित्यकार की एक प्रसिद्ध कहानी है जिंदगी और जोक। तो आइए सुनेंगे उनकी कहानी। इससे पहले आपसे यह निवेदन है कि हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ और इसके अलावा रेखा चित्र, संस्मरण आदि का महत्वपूर्ण संग्रह है, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आने वाली महत्वपूर्ण कहानियाँ भी आपको प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानी पर। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित्त पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो। और दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उस कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क पार करते हुए या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी, चारों ओर धूप अंधियारा। प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता ही गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर उधर चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने अपने घरों से भाग आए। मैंने भीतर घुसकर देखा, कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे को दोनों बाहों को से पीछे पकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद तथा उछल उछल कर बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे क्रोधजन्य भय भरी आंखों से फाड़ फाड़ कर घूर घूर कर देख रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल चिपके हुए थे, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपच्चियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नांद की तरह फूला हुआ था। मार पड़ने पर बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास आकर सरक आए। पर यह हमारा आपका ही दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दे देते हैं। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ रखी? नहीं, वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया, इसीलिए संभवतः वह थककर चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामजी मिश्र का शोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ न देखा ताओ भीड़ से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गंदी गालियाँ देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परख गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे 2-3 भिखमंगे रोज ही खाना खाकर खा लेते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज ये घर से नई साड़ी चुरा कर ले भागेगा।
आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई? मेरे इस प्रश्न से भी बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब इनकी पिटाई न पड़े तो कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। यमुना का कहना था कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता था, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई? वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अभी तेज तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठा, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। स्पष्ट था इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ से बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और पिताजी को अलग ले जाते हुए फुस फुस कुछ बातें की। कुछ देर बाबू शिवनाथ जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर मेरी और बेचारे की तरह देखने के बाद बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफ़ी पा चुका है, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाई तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाई आँख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी वह खंडहर का भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सकता। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने पर मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसे निश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले से डग डग सरकते हुए देखता। कुछ लोग अब उसे कुछ ना कुछ दे देते, बचा हुआ या बासी जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता था, परंतु अब औरतों और बच्चों को दौड़ा देती, जाकर भिखमंगे को दे आओ। कुछ लोगों ने तो उससे कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी अवसारे या दलान में जमीन पर बैठकर सोने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर थी, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उस सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया हो, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़ आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा। पता नहीं शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ, लेकिन उसका नाम गोपाल था। शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की ज़बान से वह नाम उतरता नहीं था। सो उन्होंने रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना नहीं लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई नहीं पसंद था कि केवल 2 जून के भोजन पर रजुआ शिवनाथ की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया है तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार है और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति साला और कहता तू शिवनाथ बाबू का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसीलिए उनसे छिपकर ही वह अन्य लोगों का काम करता था, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया।
पर वह आ न सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस काम में इस तरह बांध रखा था कि वह निकल न सका। बाद में जब जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि उसे 2 थप्पड़ लगाए। फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, नहीं आना था तो बता देता। अब से मैं तुझे दिन भर काम कराऊंगा, देखता है कौन साला रोकता है। आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उसे दिन भर काम करवाया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना कोई नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने चू तक नहीं किया। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोगिता संबंधी खींचातानी से उनका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने के लिए तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 20-25 गगर पानी भी नहीं भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा नहीं ला सकता था। अतएव लोग उसे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न शिवनाथ बाबू के यहाँ वह टिकता, न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि कोई उसे टिकने ही नहीं देता। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी नहीं थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर जाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक नहीं टिकते थे। वे भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल में कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गागरों के हिसाब से पानी लेता। यदि एक गगरा भी अधिक देता तो उसका मेहनताना पाई वसूल कर लेता था। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी देते थे। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या फिर भुना हुआ चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चुप्पड़ चुप्पड़ खा लेता। अगर कोई बड़ा काम दे देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी ही रहती। पर कभी तरकारी या दाल नदारद रहती तो कभी भात नमक मिल जाता, जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने को मिलती या फिर दाल पीने को मिलती। कभी खाना ना होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल 4-6 आलू कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ पा ही जाता था। इसी बीच वह मेरे घर भी आने लगा, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से थोड़ी न पीछे थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुए, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा था, एक किताब पढ़ रहा था। इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था। वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वो मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा। मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपका कर खड़ा हो गया, फिर मुँह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिया। गाँव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना कोई अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का महत्व कुछ नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हुआ अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था, और वह न बताने की चीज़ थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने 1-2 क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थी, तउन मर गई। फिर वह दांत निपोर कर हंसा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते हुए काले गैस लंप की भांति हिल डुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अभी भी हड्डियाँ की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत ही गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूँ, इसे काम न लिया करो, यह रोगी। फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी, और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने कमरे में बैठा था
तो मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था, मलकाइन, थोड़ा नमक होगा? रामबली मिसिर के यहाँ से रोटियां मिल गई हैं, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ सच बताना, तुम नहाए कितने दिनों से नहीं हो? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ ना मलकाइन जी। और वह नमक लेकर हंसते हुए भाग गया। वह कमरे में बैठा मैं सुन रहा था। संभवतः मेरी उपस्थिति का ज्ञान उसको नहीं था, अन्यथा वह ऐसी बात नहीं करता। लेकिन यह बात साफ थी कि वह अब मोहल्ले में जम गया था। उसको खाने पीने की चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, अब वो मोहल्ले भर से सह पा रहा था। अब लोगों से हंसी मजाक भी करता था और लोग भी उससे हंसी मजाक करने लगे और उसे मारे पीटे जाने का किंचित भी भय नहीं था। अवश्य बात यह थी कि वह स्थिति में परिवर्तन का लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया। इसीलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढांढस बंधे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि हो गई। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ मुंह टेढ़ा करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ी मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है, चला जा, नहीं तो झूठ की काली हांडी चलाकर मार दूंगी। उसने एक गंदे मुहावरे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने से ही खुश हो गया क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढेचू ढेचू कर उठता है। फिर यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और गधे की भांति ढेचू ढेचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर किसी औरत को कनखे से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी है। सलाम भौजी, सलाम। सीताराम सीताराम, राम राम जपना, पराया माल अपना। इतना कहकर वह दुष्टता पूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते हुए या अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जरूर जाता। बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला आता। धीरे धीरे वह इतना सहज गया कि नीच जात की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या ना हो, दूर से हिचकी दे देकर खिलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन में गौर किया और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए भी उसको करना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ती। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न रहता। इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो गई, पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही थी। अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे, क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खी हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता हुआ मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज़ निकालता जो अधिक कड़वी चीज़ खाने पर निकलती है और चलता बनता। वह समझ गया कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और सड़क पर चलते चलते, गली से गुजरते हुए, घर में घुसते हुए, काम की फरमाइश से लेकर निकलते हुए और कुएं पर पानी भरते समय जोर जोर से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत वाणी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की एक आध पंक्ति गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बल्कि टेढ़ा मुँह करके जमीन की ओर देखता, मुँह फैला फैला कर हंस जाता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देखकर प्रसन्न हो रहे हों। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता करने के बाद मैं हवाखोरी के लिए निकल जाता। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियाँ बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफार्म तक का चक्कर लगाकर वापस आ जाता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर टहलने लगा।
स्टेशन के फाटक से प्लेटफार्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ ही कदम चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूरी पर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है, और मैं धीरे धीरे चलने लगा। पर रज्जुआ कटहर नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्या किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है? मेरी कुछ समझ में न आया और उत्सुकतावश मैं तेज चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे, और उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर के चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी, और वह बदसूरत, काली तथा निहायत ही गंदी थी। जहाँ जाती कुछ लफंगे हाँ हो करके उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते, और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटुर मुटुर पगली को ताकने लगता, परंतु संभवतः वो उसकी ओर ध्यान नहीं देख रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाकर आगे बढ़ गया था, और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती हुई आवाज़ में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है बे साला, चलता बन, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहाँ से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं हूँ रजुआ, भाग जा साले, गिद्धी की तरह नामालूम कहाँ से आ पहुँचा। संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा, और फिर वे सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। अब मैं काफ़ी आगे निकल गया था, और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफार्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त न हुआ। मैंने घर आकर आंगन में चारपाई डालकर बड़ी मुश्किल से आधा घंटा ही आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे ज़रा जल्दी बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ, हमारी कसम ज़रा जल्दी उठिए। मैं अनिच्छापूर्वक उठा, और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय एक ही साथ आश्चर्य एवं घृणा दोनों भावों से भर उठा। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर तो कभी उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती। रजुआ पीछे होकर पगली की उंगली पकड़कर थोड़ा आगे ले आता, और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता, तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। वे क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे, और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी, और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे, और गर्मी में रात को लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों ने देखा, और उत्सुकता बढ़ गई कि देखें वह आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे, और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया, और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में उत्सुकता बनी हुई थी। इसीलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको नहीं मालूम, उससे किसी ने बुरी तरह पीट दिया, और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे से पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है, उस दिन बड़ा गंभीर था, और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मारता वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लग रही थी। वह एक काम करता और मौका देखकर कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब देखा, उसे खाना दिया, तो वह भोजन भी नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज़ में लपेट कर अपने साथ लेता गया। उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया, और रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा पगली के पास कोई दूसरा सोया है।
उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा आ रहा था। वरन की बहू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चलने लगी थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करना, गधे की तरह हिचकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी थी? मैंने स्त्री से पूछा। रजुआ की बात छिड़ने पर मेरी बीवी और से हंसती थी। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वह भगत हो गया है। बरन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा ली है। रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरी प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने पर उसने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है ना कि रजुआ पिछले महीने से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उसने बुआ का रिश्ता भी जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता था। वह बताता है इस तरह करते करते 10 रुपये इकट्ठे हो गए। एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई। उसके पास रजुआ की एक पाई तक नहीं। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है जब तक बरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा वह दाढ़ी न मुड़ेगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज जल चढ़ाता है। शनिचरी देवी जहाँ तक संबंधित है, मुझे अब ख्याल आया, शनिचरी अपने ज़माने की एक प्रचंड डोमिन थी। ताड़का की तरह लंबी, तगड़ी, लड़ने झगड़ने में उस्ताद, किसी से भी नहीं डरती और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया और उसका प्राणांत हो गया। लेकिन 1.5 हफ्ते बाद इस डोम को चेचक निकल आई और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचरी का प्रकोप समझा। डोम ने श्रद्धा से चबूतरा बना दिया और तब से छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। मैं बोला कुछ नहीं, लेकिन पत्नी ने संभवतः उदास स्वर में कहा, उसको आजकल बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वह कहता है शनिचरी बहुत चलती देवी है। अरे 1 महीने में ही बरन की बहू को कोढ़ निकलेगा। पता नहीं उसका जड़ टूटा कि नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वह सदा का ही था, सोचा शायद उतर गया होगा, क्योंकि काम तो वह उसी तरह करता था। हाँ, बीच बीच में उसके चेहरे पे जो चुस्ती और खुशी चमका करती थी वह नहीं रह गई। ना उतना वह बोलता था, ना ही उतना चहकता था। अपेक्षाकृत गंभीर और सुस्त हो गया था। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानने वह में अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते हैं। यूँ तो वह लकड़ियाँ बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ के तांगे वाले और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे 10-5 मिनट विश्राम कर लेते हैं। ठट्ठा और मजाक भी हो जाता है। रात को वहीं उनकी मजलिस लगती है। उसी रात इतनी गर्मी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था। मैंने खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी का कह गए हैं? महावीर जी समुंदर में कूदते हैं तो ताड़का महारानी का कहती हैं? सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात के उत्तर में रजुआ, जो कि शायद अब भगत कहलाने लगा था, तत्काल जोश में बोला, जैसे आशंका हो, यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंगबली बड़े जबर थे। वह समंदर से कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती हैं। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं। बजरंगबली किससे कम है? ये मियाँ एढ़े तो हम तुमसे ड्योढ़े। बजरंगबली भी उतने ही बड़े हो गए। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो गई तो बजरंगबली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ये रज्जू भगत, गाने महात्मा भी तो जेल से निकल आते हैं? किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गाने महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गाने महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गाने महात्मा 7 समंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं।
इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना। यद्यपि गांधी की हत्या हुए 4 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोग अब उसे रज्जू भगत के नाम से पुकारने लगे। बड़े लोगों में कोई कोई हंसी मजाक में उसको इसी नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंस कर चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसा कहता और ऐसा कर गुजरता जो सबसे अलग होती। अक्सर उनकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम जी सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत वरंडी के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूक मंत्र जप की महत्ता समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते, रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धर्म चर्चाएं करने, शनिचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीबी ने चिंता स्वर में उत्तर दिया, अरे जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो और किसको होता। जिंदा है या मर गए? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल तो छटपटा कर रह गया। वही खंडहर में पड़ा है, कई दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं आधे घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई? मैंने पूछा। कौन सगा है उसका जो दवा दारू कराता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कहे हुई, उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। वह फिर राम जी मिसिर के ओसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ा गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने अपने यहाँ क्यों न बुला लिया? पत्नी को यह आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूंगी, इसलिए भयभीत होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं आप, मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं। दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छुइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। मेरी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। मैं जब खंडहर पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ता चलते मुसाफिर थे, जो दया रजुआ को देखकर अकर्मण्य एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए। रजुआ? मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध बूध न थी। वह पेड़ के नीचे गंदे अंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर कै दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा आंखें धंस गई और गालों में गड्ढे बन गए। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया, लेकिन सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा था क्या किया जाए, कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए। धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट की। ही कांट सर्वाइव, ये बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुलझुलाहट नहीं थी। कभी जी होता जाकर घर बैठ रहूं, और लोगों से जब मतलब नहीं है तो मुझे ही क्या पड़ी है। लेकिन उससे यूं अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखा जाता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था। लगभग 100 रुपये वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था। मेरे पास एक पाई भी नहीं थी, पर उसे अस्पताल तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मेरे मन में विचार कौंधा। मेरी झुलझुलाहट दूर हो गई। मैं घूमकर अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं आया। रज्जू की सांस अभी भी चल रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। यह सबकी राय थी कि रजुआ नहीं बच सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाता तो हो सकता है बेशक वह काल के गाल में समा जाता। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया। किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया। वह मुश्किल चल पाता था और जब बोलता तो हाँफने लगता। ना मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे घर ही आया। यद्यपि मेरी पत्नी को आना उसका अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दो, फिर वह अपने आप ही इधर उधर आने जाने तथा काम करने लगेगा। 2-4 दिन वह रहा। खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता था।
वह कोई न कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं। किसी को घर में बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब चला गया। वह कहीं गया नहीं था, मोहल्ले में ही था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता था। उसको मैंने 1-2 बार सड़क पर पैर घसीट कर जाते हुए देखा। संभवतः अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे पुनः खंडहर में पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठकर अपने शरीर पर तेल मालिश कर रहे थे। मैंने जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा है? उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ कर बोले, गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है। कौन उससे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता साहब। अभी 2-3 रोज की बात है, मैंने कहा गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गए बच्चू। पानी तो खराब हुआ, गगरा भी पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया, मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या हाल चाल लूं। घर आकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीबी ने ही उसको भगा दिया होगा, इसीलिए वह मेरे घर नहीं आता है। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी हचकचा कर मुझे देखने लगी। फिर तिनक कर बोली, क्या करती? रोगियों को पालती? कोई मेरा भाई बंधु तो था नहीं वह, मैं क्या कहता। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित जी के यहाँ आता और पंडित जी थोड़ा सा सत्तू दे देते। मैंने भी 1-2 बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इस तरह उसका पेट पालन हो जाता। उसका चेहरा भयंकर हो गया, एकदम पीला, हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह हटे हुए। बाहर कम ही निकलता था, और जब निकलता तो लोग उसको देखकर एक अजीब सी दहशत में कांपने लगते, जैसे कोई नर कंकाल चला रहा हो। आषाढ़ चढ़ चुका था, बरसात का पहला दिन, पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन, सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिससे मैं एक मधुर सी सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने एक कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आँख खोलकर बाहर झाँका। बाहर उसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का कमरे में झाँक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ वह कोई चोर चाई है, इसलिए मैंने डबट कर पूछा, कौन है, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क होकर बोला, सरकार, रजुआ मर गया है, उसी के लिए आया हूँ। मैंने साश्चर्य मुँह बहाकर एक साथ ही उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक, इस रागड़ पर उसके गांव पर एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ भी न पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसे लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज़ कुछ ढीठ हो गई। गोपाल? जी हाँ, वहाँ तो उसका नाम यही है। मैंने पोस्ट कार्ड पर तेजी से मजमून तथा पत्र का पता लिख दिया और लड़के को दे दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ पूछ न सका, जैसे मुझे काट मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुन मेरे हृदय में अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोच कर कष्ट भी कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़ी, और उसको भीख मांगनी भी पड़ती है। इसमें उसका कोई कतई दोष नहीं है। मैंने उसकी दशा देखकर कई बार क्रोधवश सोचा, यह कमबख्त एक ही मोहल्ले से क्यों चिपका हुआ, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज नहीं होना चाहता। इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वह असफल रहा। चूँकि वह मरना न चाहता था, इसीलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोक सरीखी उसे चिपट गई और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद पी गई।
रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए। सारे मोहल्ले में यह समाचार उसी दिन फैल गया। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया। शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि चाहे जो हो, आदमी ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे थे और मैं अपने बाहरी उसारे पर बैठा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। सारा वातावरण इतना शांत जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी हुई धुंधली लालटेन कभी कभी चमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत में असह खींच हो उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने एक छाया देखकर डर गया। रजुआ की शक्ल का नर कंकाल भीतर चला रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नर कंकाल धीरे धीरे घिसटता हुआ आ रहा था। यह तो रजुआ है, ठठरी मात्र। क्या वह जिंदा है? मेरे निकट आ गया। संभवतः मेरी परेशानी भाप कर बोला, सरकार मैं मारा नहीं, जिंदा हूँ। अंतिम सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरता से प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोड़ दिए, फिर बोला, सरकार वह गुदड़ी बाजार के वचन राम का लड़का है। मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई सरकार कि मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हुजूर, कौवा सिर पर बैठना बहुत अशुभ होता है, उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा था। उसने समझाया, सरकार यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कारण है, इस पर लिख दे सरकार कि गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई ना समझे और लोग बात को मजाक समझकर ही कहीं दुरदुरा न दे। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोक की तरह चिपटा हुआ था। लेकिन जोक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? यह मैं नहीं तय कर पाया। तो इस तरह आपने सुनी एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध समकालीन कहानी, जो कि एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत संग्रहित है। तो आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।